अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फुली। तो आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। तो आपने सबसे पहले ये चीज समझ लेनी है कि फैक्टराइज करने का मीनिंग क्या होता है। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी चीज को दो या दो से ज्यादा चीजों की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो तभी हम कह पाते हैं कि हमने उनको फैक्टराइज किया है। यानी अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो और आपको कहा जाए आपने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है, तो बेसिकली आपने उस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। यानी उसको किसी चीज के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर आप कर पाएंगे, तब भी आप कह पाएंगे कि आपने उसको फैक्टराइज करके दिखाया है। तो ये हम इन एक्सप्रेशंस के जरिए ही इस पूरे प्रोसेस को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए पार्ट से। तो ए पार्ट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है वो है 8x प्लस 64। इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, एक टर्म है 8x और एक टर्म है 64। तो आपके पास जब भी कोई एक्सप्रेशन आया करेगी, आपने ही सबसे पहले देखना है कि जितने भी टर्म्स मेंशन्ड है उसमें कुछ कॉमन तो नहीं। और कॉमन किस फॉर्म का हो सकता है? कॉमन के केस के अंदर आप देख सकते हैं कि हो सकता है कोई वेरिएबल्स या लेटर की फॉर्म में कोई चीज़ कॉमन हो, या हो सकता है कोई कॉन्स्टेंट्स या आप कह लें कोफिशिएंट की फॉर्म में कॉमन हो, जिसको हम जनरली कह देते हैं कि नंबर की फॉर्म में कुछ कॉमन हो। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले देखनी होती है। तो अगर आप देखें पहली टर्म में 8 लिखा हुआ है जो कि x का कोफिशिएंट है, और दूसरे टर्म में 64 लिखा हुआ है जिसको आप जस्ट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसमें थोड़ी देर के लिए x को इग्नोर करें तो 8 और 64 एक तरह के नंबर हैं कोई भी। तो आपने ये देखना होता है कि आपकी टर्म्स में जो इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, क्या इन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा कोई नंबर मौजूद है? तो आप देखें 8 और 64 दोनों के दोनों 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। 8 से बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो अगर आपको आपकी टर्म्स में इस तरह का जो है कोई नंबर मिल रहा हो जो कि आपके टर्म्स के अंदर आने वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा हो, तो उसी को आप कॉमन बोलते हैं। तो यहां पर 8 और 64 में क्या कॉमन है? यहां पर कॉमन है 8, क्योंकि 8 ही सबसे बड़ा नंबर है जो इस 8 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और 64 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसको आप समझने के लिए कह सकते हैं कि ये आपने एक तरह का नंबर्स की फॉर्म में इन दोनों टर्म में से 8 कॉमन निकाल लिया। इसके अलावा आप देखें यहां पे एक वेरिएबल लिखा हुआ है x, इसको आप लेटर भी कह सकते हैं समझने के लिए, और दूसरे टर्म में कोई भी x नहीं लिखा हुआ। अगर दूसरे टर्म में भी कोई x लिखा होता तो हम कह सकते थे कि वेरिएबल्स के केस में या लेटर्स के केस में इसमें x कॉमन आ रहा है। तो जो चीज सब टर्म में होगी, जो लेटर सब टर्म में होगा या जो वेरिएबल सब टर्म में होगा, उसको भी आप कॉमन के तौर पे लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे x सिर्फ पहली टर्म में है, दूसरी टर्म में है नहीं, तो इसका मतलब इधर सिर्फ 8 ही कॉमन था, इसके अलावा वेरिएबल्स के केस में कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब आप कॉमन निकाल लेंगे आपको पता चल जाएगा इसके अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं है, तो आपने हमेशा राउंड ब्रैकेट्स लगाना है और इस कॉमन को निकालने के बाद जो चीज हर टर्म में से बच जाएगी उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे आप देखें 8x में से 8 बाहर आ चुका है, तो जो चीज बाहर आ चुकी होगी उसको आपने नहीं लिखना। उसके अलावा क्या बचता है? x, आप जस्ट यहाँ पे लिख देंगे x। ये प्लस का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। और नंबर्स के केस में जब आपने कोई नंबर इस तरह बाहर कॉमन के तौर पे लिखा होगा, तो आपने ये चीज लाजमी देखनी है। जैसे यहाँ पे 64 आ रहा है और बाहर आपने कॉमन क्या लिया हुआ है 8, तो आपने 8 का टेबल पढ़ना है और देखना है कि 8 के टेबल में 64 कितने टाइम्स आता है। तो 8 टाइम्स 64 होता है, तो 64 की जगह पे आपने क्या लिखना है 8, और कोई चीज यहाँ पर है नहीं लिखने के लिए, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप ब्रैकेट्स को वापस ओपन करेंगे और 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी यही एक्सप्रेशन बननी चाहिए जो कि बन रही है। जब हम ब्रैकेट्स हटाएंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय x 8x हो जाएगा, और 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो बेसिकली आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो चीजों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ये लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स में x प्लस 8। तो जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को दो चीजों की इस तरह की प्रोडक्ट की फॉर्म में या दो से ज्यादा चीजों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाते हैं, उसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये आपने फैक्टराइज कर लिया। तो इसी तरीके से आपने हर एक्सप्रेशन में पहले इन नंबर्स के केस में कुछ कॉमन ढूंढना होता है, वेरिएबल्स या लेटर्स बोल लें, इनमें कुछ कॉमन ढूंढना होता है। जो चीज कॉमन आती है उसको बाहर लिखते हैं, उसके अलावा जो चीजें बच जाती हैं वो ब्रैकेट्स के इनसाइड लगते हैं। इस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो देखिए बी पार्ट में जो हमारे पास टर्म्स लिखी हुई हैं वो दो हैं, वो है -12p माइनस 27q।
अब देखिए ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये -12p और एक टर्म ये -27q। अगर आपकी हर टर्म में माइनस का साइन आ रहा हो, जैसे 12p के पीछे भी माइनस का साइन है, 27q के पीछे भी माइनस का साइन है, तो आप माइनस को भी कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस को कॉमन निकालने का मतलब यही लिया जाता है कि एक तरह का आपने -1 कॉमन लिया है, जो कि नंबर्स के केस में कॉमन लेना ही एक तरह का होता है। तो जब भी आपकी दो टर्म्स में या दो से ज़्यादा टर्म्स हो उनके पीछे माइनस का साइन हो, आप माइनस को कॉमन के तौर पर जरूर लिखा करेंगे। तो हम यहाँ पर देखें दोनों टर्म्स के पीछे माइनस का साइन है, तो एक माइनस बाहर इस तरह लिख देंगे, यानी ये हमने एक तरह का माइनस कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ पे हम इन कॉफिशिएंट्स को देखते हैं। जो p का कॉफिशिएंट है जो p के साथ लिखा हुआ है वो 12 है, q का कॉफिशिएंट जो लिखा हुआ है वो 27 है। तो अगर हम p q को थोड़ी देर के इग्नोर करें तो ये दो नंबर्स लिखे हुए हैं 12 और 27। तो आपको ऊपर ए पार्ट में बताया कि इस तरह के नंबर्स के केस में आपने ये देखना है कि क्या कोई ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि आपके इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो बिल्कुल ऐसा मौजूद है, वो है 3 के टेबल में 12 भी आता है और 3 के टेबल में 27 भी आता है, और 3 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो ऐसे सिनेरियो में जो नंबर इनको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा वही कॉमन के तौर पे लिखा जाएगा। तो 3 इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 12 को 27 को, सबसे बड़ा होना चाहिए ये, तो इसलिए हम 3 को भी बाहर क्या लिख लेंगे, कॉमन के तौर पे। अब देखें क्या लेटर्स के केस में कुछ कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। p पहली टर्म में है तो दूसरी टर्म में नहीं है, q दूसरी टर्म में है तो पहली टर्म में नहीं, यानी और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज कर देनी है। अब जो चीज़ बचेगी हर टर्म में से इस -3 को हटाने के बाद, वो हमने इनसाइड लिखनी होती है। तो बेसिकली आप देखें पहली टर्म में लिखा हुआ था -12p, नेगेटिव तो बाहर आ चुका है, इसको आप नहीं लिखेंगे। p बाहर नहीं आया, p को आप लाजमी लिखेंगे। और 12 का क्या करेंगे, मैंने आपको ऊपर बताया नंबर्स के केस में जब आपने कोई चीज़ कॉमन निकाली होती है तो आपने हमेशा जो बाहर नंबर लिखा होगा उसका टेबल पढ़ना है और देखना है कि ये वाले नंबर्स कितने टाइम्स आते हैं। जैसे यहाँ पर 12 लिखा हुआ है तो बाहर नंबर 3 था, तो 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 4 टाइम्स। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, 4। तो नंबर्स के केस में आपने इस तरीके से चीज़ों को अंदर मैंशन करना है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई चीज़ बाहर माइनस कॉमन लेते हैं, जब भी आप माइनस बाहर कॉमन लेंगे अंदर साइंस हमेशा चेंज होते हैं। जैसे देखिए ये -12p में अब +4p हो चुका है, और ये भी माइनस अब क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी आपने नेगेटिव कॉमन लेना है, साइन हमेशा टर्म्स के चेंज कर देने हैं। तो ये वाला माइनस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 27q को देख ले, 27 एक नंबर है, बाहर 3 कॉमन लिया हुआ है, तो 3 का टेबल पढ़ें, 27 कितने टाइम्स आता है, 3 9 टाइम्स 27 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और q तो बाहर नहीं आया हुआ, जो चीज़ बाहर मौजूद नहीं होती उसको अंदर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे q वैसे का वैसे ही, और ब्रैकेट आप क्या कर देंगे, क्लोज। तो देखें आपने इस बी पार्ट को भी दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को कहते हैं फैक्टराइज करना। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट को इसके साथ ही यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो मैं इसका सी पार्ट लिखता हूँ। तो सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सी पार्ट में लिखा हुआ है 16AW प्लस 20AV। तो पहले तो हम यहाँ पर नंबर से फोकस करते हैं। तो दोनों टर्म्स में अगर आप देखें, एक नंबर यहाँ पे 16 है, एक नंबर यहाँ पर 20 है। तो आपने सबसे पहले देखना कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है और सबसे बड़ा है। तो आप नोटिस करेंगे 4 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 16 भी आता है, 20 भी आता है। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो इसलिए जो नंबर इनको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, इधर लिखी हुई टर्म्स में लिखे हुए नंबर्स को, उसी को आप कॉमन के तौर पर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 4 यहाँ पे क्या है, कॉमन। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है। अगर हर टर्म में एक जैसा वेरिएबल या एक जैसा लेटर मौजूद हो विद सेम पार, उसको भी बाहर आप एक दफा कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पर भी ए है, दोनों सेम ए है, तो इधर ए को हम क्या लिख लेंगे, बाहर कॉमन के तौर पे, और कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब आपको नंबर्स का सिनेरियो पता ही है, 16 की जगह पे क्या आएगा, बाहर आपने 4 लिखा हुआ है और साथ ए है। ए तो हम लेटर्स के केस में या वेरिएबल के केस में अलग से डिस्कस करेंगे, नंबर्स को हम अलग से डिस्कस करते हैं। तो 16 के लिए आप देखें बाहर 4 लिखा हुआ है, तो 4 के टेबल में 16 कितना आता है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ए बाहर आ चुका है, जो चीज़ बाहर मेंशन्ड हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और W बाहर नहीं आया, इसको साथ लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया 4W। आगे प्लस का साइन। अब देखिए 20 के लिए भी बाहर 4 जो लिखा हुआ है इसका टेबल पढ़ना पड़ेगा। 4 कितने टाइम्स 20 होता है, 4 5 टाइम्स 20 होता है। तो 20 की जगह पे आ जाएगा 5। ए बाहर बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और वी बाहर नहीं लिखा हुआ है, इसको साथ लिख देंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो ये हमने देखें इस एक्सप्रेशन को भी दो चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। जब आप यहाँ पे ब्रैकेट्स खोलकर 4a को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस यही चीज़ मिलेगी। इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने अपने आंसर्स को ठीक कैलकुलेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो डी पार्ट में लिखा हुआ है -36 BC प्लस 4 BD। तो देखिए यहाँ पर एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नंबर्स वाला सिनेरियो डिस्कस करेंगे। पहली टर्म में एक नंबर 36 आपको कोफिशिएंट के तौर पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, दूसरी टर्म में एक नंबर 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले आप ये देखिए इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला क्या कोई सबसे बड़ा नंबर मौजूद है? तो बिल्कुल मौजूद है, वो है 4। 4 के टेबल में 4 तो आता ही है और 4 के टेबल में 36 भी आता है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो इसलिए हम नंबर्स के केस में यहाँ पे कहेंगे कि 4 क्या आ जाएगा? कॉमन। इसके अलावा देखिए बी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी दूसरी टर्म में भी बी है। अगर कोई वेरिएबल या लेटर आप कह लें दोनों टर्म्स में सेम टू सेम आ रहा हो, उसको बाहर एक दफा कॉमन के तौर पे लिखते हैं, तो बाहर एक दफा क्या आ जाएगा? बी। और कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। और नंबर्स के केस में आपको मैं बता चुका हूं आपने क्या करना है कि अगर आपके पास यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है -36, आपने देखना है बाहर कोई नंबर आपने कॉमन लिया हुआ है, तो बिल्कुल 4 लिया हुआ है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। तो 4 के टेबल में 36 कितना टाइम्स आता है? 4 9 टाइम्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9। बी बाहर आ चुका है, उसको आप ना लिखें। सी बाहर नहीं आया, उसको लिख लें। और माइनस का साइन भी बाहर नहीं आया, उसको भी लिख लें। तो हर टर्म में से जो चीज़ बाहर मौजूद नहीं होगी, वेरिएबल्स लेटर्स आप कह लें या साइन कह लें, इनकी फॉर्म में उसको अंदर लिखना पड़ता है जो चीज़ बाहर नहीं होती। और नंबर्स के केस में तो आपको टेबल पढ़ना पड़ता है, वो आपको मैंने समझा ही दिया है। आगे आप देखें प्लस का साइन वैसे ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 1 टाइम्स ही 4 होता है। आप यहाँ पे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। बी बाहर पहले लिखा जा चुका है तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डी बचेगा, तो आप यहाँ पे जस्ट डी लिखेंगे। इस डी के साथ 4 1 टाइम्स 4 होता है, तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, वो बात भी ठीक है। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4b ब्रैकेट्स में पहले पॉजिटिव टर्म जो कि है डी यानी प्लस डी, इसके पीछे प्लस लिख सकते हैं, ना भी लिखें ठीक है। बाद में नेगेटिव टर्म जो कि 9c है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो -9c। तो दोनों तरीकों से ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। अब चलते हैं हम यहाँ अपने ई पार्ट की तरफ। तो ई पार्ट को करते हैं। तो ई पार्ट में लिखा हुआ है 14xy -7x प्लस 21xz। अब आप देखें कि यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। पहले आपने देखना है कि क्या हर टर्म में कोई ना कोई नंबर आपको नजर आ रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देखें एक्स वाई का एक तरह का कोफिशिएंट 14 है, इधर एक्स के साथ जो लिखा हुआ कोफिशिएंट है 7 है, इधर एक्स जी के साथ जो लिखा हुआ कोफिशिएंट है वो 21 है। तो थोड़ी देर वेरिएबल्स को आप भूल जाएं और देखें कितने नंबर्स आ रहे हैं। 3 नंबर्स आ रहे हैं, 14, 7 और 21। तो आप देखें क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड भी करता हो और सबसे बड़ा हो, यानी उससे बड़ा कोई और नंबर हमें ना मिल रहा हो। तो बिल्कुल ऐसा है, हमारे पास एक नंबर वो है 7। 7 14 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, 7 को भी करता है, 21 को भी करता है, और इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं मिलेगा जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। तो जो नंबर आपकी इन टर्म्स में आने वाले नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता है उसी को हम कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन के तौर पे क्या लिखेंगे? 7। बाकी देखिए इनके वेरिएबल्स या आप लेटर्स कह लें इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो पहली टर्म में भी एक्स आ रहा है, दूसरी टर्म में भी सेम एक्स आ रहा है, थर्ड टर्म में भी सेम एक्स आ रहा है। तो जब आपके पास कोई सेम वेरिएबल या आप लेटर बोल लें इनको, आपके पास हर टर्म में आ रहे होंगे, उनको आप बाहर कॉमन के तौर पे लिख सकते हैं। तो बाहर एक्स को भी हम कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। और कोई भी वेरिएबल या आप लेटर कह लें रिपीट नहीं हो रहा, तो बस यही हमारा इसमें कॉमन है। अब हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और हर टर्म में से जो चीज़ बच गई है उसको लिखेंगे। तो पहली टर्म जो 14xy है, इसमें से x बाहर आ चुका है, इसको हम नहीं लिखेंगे। y बाहर नहीं आया तो y को लिख लेंगे। और 14 के लिए जो बाहर लिखा हुआ नंबर है, क्योंकि नंबर है, इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि जो बाहर नंबर आपने कॉमन लिया होगा उसका टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये हमारा गिवन नंबर कितने टाइम्स आता है। तो 14 है तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, बाहर 7 लिखा हुआ है, 7 2 टाइम्स 14 होता है, तो 14 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। तो ये हो गया 14xy की जगह पे क्या बच गया? 2y। आगे माइनस का साइन, इधर देखिए 7 बाहर आ चुका है, तो 7 1 टाइम्स भी 7 आप कर सकते हैं तो भी बात ठीक है। वैसे यहाँ से भी आप देख लें 7 बाहर है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर टेबल के लिहाज से देख लें तब भी ठीक है, 7 1 टाइम्स क्या होता है? 7। x भी बाहर आ चुका है, तो ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ चुकी है। अगर कोई पूरी की पूरी टर्म एज इट इज सेम बाहर मौजूद हो तो उसकी जगह पे बस 1 ही बचता है। तो 7x की जगह पे क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म बाहर मौजूद है। आगे प्लस का साइन, 21 के लिए 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 3 टाइम्स 21 होता है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। xz में से x बाहर मौजूद है उसको छोड़ दें, और z बचा हुआ है वो बाहर नहीं है तो उसके साथ लिख दें। तो ये हमने देखें इस एक्सप्रेशन को भी 2 एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 7x को अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा हर टर्म से, तो आपका ऊपर वाला ही आंसर आएगा। इससे आपका आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा। तो ये हो गया ई पार्ट। अब चलते हैं इसके एफ पार्ट की तरफ। तो एफ पार्ट में यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो इसके में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? -8tu -4u, और आगे क्या है? आगे हम देख लेते हैं, आगे -11su। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास कितनी टर्म्स आ रही हैं? टोटल 3 टर्म्स आ रही हैं। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो पहले हम इनमें देखते हैं कि इनमें नंबर्स क्या आ रहे हैं। तो इनमें एक नंबर आ रहा है 8,
एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है 11। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो? तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, क्योंकि 4 और 8 2 पे डिविजिबल होते हैं, और आप कह लें 4 और 8 4 पे भी डिविजिबल होते हैं, लेकिन ना ही 2 पे और ना ही 4 पे उसके टेबल पर 11 नहीं आता। तो अगर हर टर्म में लिखे हुए नंबर को कोई कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला नंबर सबसे बड़ा मिलेगा, तभी हम उसको कॉमन लिख सकते हैं। अगर किसी दो नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला नंबर मिल रहा है, तीसरी पे मिल नहीं रहा, तो फिर हम कॉमन के तौर पे नहीं लिख सकते कोई भी नंबर को। तो इसका मतलब 8, 4 और 11 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। वो किसी दो को करता है तो तीसरे को नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई भी नंबर मौजूद नहीं है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो इसके अलावा आप देखिए तीनों टर्म्स में माइनस का साइन आ रहा है, इधर भी माइनस का साइन है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। तो मैंने आपको बताया अगर आपके हर टर्म में माइनस का साइन हो, आप माइनस को कॉमन के तौर पे लिख सकते हैं, तो आप माइनस तो बाहर कॉमन के तौर पे लिख लें। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर भी यू लिखा हुआ है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है। अगर सेम वेरिएबल या आप कह लें लेटर कॉमन आ रहा हो हर टर्म में, एक जैसा लिखा हो, तो उसको आप बाहर कॉमन के तौर पर लिखेंगे, तो बाहर आप यू को कॉमन के तौर पे लिखेंगे। और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और मैंने आपको बताया अभी पिछले पार्ट्स में कि अगर आपने बाहर नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है कॉमन के तौर पे, तो अंदर हर टर्म का आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये -8tu में से 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, आप यहाँ पे प्लस लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। और t बाहर नहीं आया हुआ, t भी आ जाएगा, u तो बाहर मौजूद है तो नहीं आएगा। जो चीज़ बाहर एक्जैक्टली सेम टू सेम मौजूद होती है उसको अंदर नहीं लिखते। ये -4u, जो माइनस जो है बाहर वाले माइनस की वजह से साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, +4 आ जाएगा, और u बाहर मौजूद है तो इसलिए हम u को अंदर दोबारा नहीं लिखेंगे। ये वाला भी माइनस बाहर वाले माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, +11 बाहर नहीं है, इसको हम वैसे ही लिखेंगे। s बाहर नहीं है, इसको भी वैसे लिखेंगे। u सेम टू सेम बाहर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने इस एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे आप लिख दें 8t + 11s और एंड पे लिख लें +4। दोनों आंसर ठीक हैं, आप दोनों में से कोई भी आंसर फॉलो कर सकते हैं, अरेंजमेंट आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए हमने तमाम के तमाम पार्ट्स कर लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमने फैक्टराइज कैसे करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।